आज भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में किसानों का ये हुजूम, जो 3 कानून जो भारत की राज्यसभा और लोकसभा में जो पास हुए से किसान विरोधी बिल जो पास हुए थे, उनके खिलाफ आज भादरा का किसान एकजुट होकर उपखंड कार्यालय पर श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने जाता हुआ भादरा का किसान और पूरे देश का किसान एकजुट होकर इन तीनों बिलों के खिलाफ अपनी आवाज पूरे देश में बुलंद करेगा। किसान विरोधी कानून मुर्दाबाद, किसान विरोधी कानून मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी कानून मुर्दाबाद, व्यापारी विरोधी कानून मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, किसान भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, किसान भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। मोदी राज होश में आओ, संबंधित पार्टी मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून नहीं सहेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे। मोदी राज होश में आओ, गलत राज होश में आओ। मोदी राज मुर्दाबाद, किसान विरोधी राज मुर्दाबाद। किसान पर अत्याचार नहीं चलेगा, अभी तनी अंगड़ाई है, अभी तनी अंगड़ाई है। सरकारें कानून वापस लो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी, लाभकारी दाम देने होंगे। बोल किसान हल्ला बोल, बोल नौजवाना हल्ला बोल, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल, तानाशाही के खिलाफ हल्ला बोल। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। अरे देश बेचना बंद करो, मोदी सरकार होश में आओ, देश बेचना बंद करो, देश बेचना बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, किसान विरोधी कानून वापस लो, मजदूर विरोधी कानून वापस लो। बोल किसान हल्ला बोल, बोल मजदूरा हल्ला बोल, बोल व्यापारी हल्ला बोल, बोल व्यापारी हल्ला बोल। अरे मंडी बेचना बंद करो, मंडी बेचना बंद करो। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी, स्वामीनाथन। कृषि संबंधी किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ भारत बंद के कार्यक्रम में सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी, तमाम सरपंच साहिबान, मनोनीत पार्षद महोदय, किसान सभा के पदाधिकारीगण, किसान नौजवान साथियों, भाई सतीश जी मिश्रा, जिला महासचिव साथी विनोद जी स्वामी, साथी सुरजीत विजयानिया, बलवान फगेड़िया, विजय पचार, साथी विनोद धुआं, साथी पवन जी बैनी और तमाम साथी जो आज की इस कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज करते हुए किसान और किसानी को बचाने के लिए आए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। हम नहीं चाहते थे कि हम आंदोलन में उतरें, क्योंकि देश को एक बीमारी ने घेर रखा है, जिससे एक घर से 2-2 आदमी हमारे हाथ से निकलते गए, लाखों लोगों की अभी तक मौत हो चुकी। पर साथियों, कोरोना काल चल रहा था,
केंद्र की सरकार ये कानून लेके आई। आज से पहले जब फरवरी में मोदी जी ने ट्रंप को बुलाया था तो मैं राजस्थान की विधान पौड़ियों पर बैठ करके ट्रंप साहब का विरोध कर रहा था। ये कानून जो आए, ये तीनों कानून, जिन कानूनों को मोदी जी ने विश्व बैंक के इशारे पर, मोदी जी ने ट्रंप के इशारे पर और दुनिया के बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर न सिर्फ अध्यादेश के रूप में लेकर के आए, राज्यसभा और लोकसभा में इसको अमली जामा पहनाने का काम किया। साथियों, ये ऐसा क्यों करते हैं जो किसानों तरीके के हथकंडे अपनाते और प्रचार के रूप में इसको वर्णन करने की कोशिश करते, इसको छुपे रास्ते अध्यादेश लेकर के आए। राष्ट्रपति के यहाँ से कानून बनवाने के लिए एक सर्कुलर निकलवाया गया और उसको छोटा सा सत्र बुला करके मुखबंद रूप से प्रस्ताव को पास करवाने के रूप में लेकर के आए हैं। ये तीनों कानून हमारे लिए खतरा किस लिए है? आप जनता के बीच जाकर के क्या बताएंगे, किसान के बीच जाकर के क्या बताएंगे? वो दो तीन चीजें मैं आपके बीच करना चाहूंगा। साथियों, आज भी जब रबी की फसल बिक रही थी, हमारे टोकन राजस्थान के कटे थे, उसमें से 30,000 टोकन बच गए। केंद्र की सरकार ने स्टर बंद कर दिया। सिर्फ 6% उत्पादन का हमारा बिकता है सरकारी मूल्य पर, फिर भी बाकी की चीजें मंडी में बिकती है। मंडी के अलावा दूसरी जगह कोई भी वैध नहीं होती जहां आज का लेन देन तोड़ने का काम मोदी जी के इस कानून ने किया है। सिर्फ इस कानून से मंडी ही नहीं टूटेगी, आप एक चीज की और निगाह फरमाना, जो खुदरा में मार्केट में एफडीआई लेकर के आए थे, उससे छोटे छोटे उत्पादन और जो छोटी छोटी दुकानें फैल नहीं हुई थी, फिर भी क्योंकि बड़े बड़े शहरों में एफडीआई का असर हुआ था। लेकिन इस कानून से जो आवश्यक सेवा वस्तु कानून आया था 1955 में, उस कानून में ये बात स्पष्ट थी कि आप इससे फालतू कोई चीज इकट्ठी नहीं रखोगे। कभी टमाटर के भाव 150 हुए हैं, कभी आलू के भाव 150 हुए हैं, कभी कभी दूसरी चीजों के भाव, जब प्याज के भाव आसमान छूते हैं, उसे कालाबाजारी से होता है। अब यह कानून 1955 के आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम संशोधन से वो कानून खत्म हो गया। एक आदमी कितना स्टॉक कर सकता है वो आप और हम नहीं कर सकते। अदानी और अंबानी स्टॉक करेंगे और देश का 36% बाजार ध्वस्त हो जाएगा। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, तीनों की तीनों चीजें जो कि एफडीआई के मार्केट में आने के बावजूद भी बड़े पूंजीपति के कब्जे में, से बड़े पूंजीपति के कब्जे में आ जाएंगी। ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, मंच पर बैठे उस व्यापारी की भी लड़ाई है, जो पार्षदों के रूप में बैठे हैं, जो दूसरे रूप में बैठे हैं। ये लड़ाई छोटे व्यापारी को बचाने की लड़ाई भी, ये लड़ाई उस मंडी में बैठे व्यापारी और मजदूर को बचाने की भी है, जो मंडी में आग की दुकान करता है, सरकार को टैक्स देता। 143 आरती है बाजरा की दुकान में। जब मेरे विधानसभा क्षेत्र में 7 मंडियां लगी थी, मैंने लिस्ट मंगवाई थी कि कौन लोग बोली देने जाएंगे। 13 गोल मंडी खुली थी, तब मैंने देखा 143 लोग रजिस्टर्ड हैं। अब वो कह रहे हैं जिसके पास पैन कार्ड है वो अनाज खरीद लेगा। किस भाव खरीदेगा ये भाव नहीं बताया। मोदी जी भाषण में कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं टूटेगी, तो मोदी जी आपका एक लाइन लिखने में क्या पैन की शाही सूख रही थी? आप उस कानून में कह देते कि जो खरीदेगा वो एमएसपी नहीं खरीदेगा। साथियों, वो कह रहे मंडी नहीं टूटेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार में आज 1700 रुपए जो धान बिकता, उसका 800 में कोई धनी नहीं होता। वो कह रहे कि एक देश और एक बाजार। अरे हमने तो व्यवस्था की थी पिछली रबी में, पुराना में अपनी फसल तुलवाले, सवाड़ा जनाना का किसान मलखेड़ा में फसल तुलवाले, ये थाना रामगढ़ का किसान अपने गांव में फसल तुलवाले। ये कह रहे हैं कि आप तो बेंगलोर जाकर के फसल, अरे ट्रैक्टर में क्यों नकली कर रहे हो? ट्रैक्टर में डीजल डालने वालों 100 रुपया लीटर कर दिए थे। तो भाई चीज हरियाणा की, पंजाब में, पंजाब की मध्य प्रदेश में बेच जाओगा। विभाग है जो सब विभाग इन्होंने आज से 20 साल पहले पंजाब के किसान को दिखाया था। पेप्सिको कंपनी आई थी और आपका टमाटर खरीदेंगे, किसान ने आलू की फसल उगाई, फसल सामान्य हुई, पेप्सिको ने आलू खरीद लिया। दूसरी साल किसान ने और मेहनत की, फसल और ज्यादा हुई, आलू और ज्यादा सेवा की, आलू बड़े पैदा हो गए।
पेप्सी को एक कड़ा लेकर के आई, और इस कड़े के अंदर से जो आलू निकलेगा सिर्फ वही खरीदेंगे, कड़े में जो आलू निकल जाएगा वो आलू नहीं खरीदेंगे। किसान ने आलू सड़कों पर घेरने पड़े। ये हालात हमारे आने वाले दिनों में होने वाले हैं साथियों। तीसरा कानून ये लेकर के आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बंदोबस्ती सेवा अधिनियम। जमीन किसकी होगी? आजादी से पहले नारा था जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसकी होगी जो जमीन को बाहेगा, जो जिस पर हल चलाएगा। देश में कानून आए, जागीरदारी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम आए, बड़े बड़े जागीरदारों से, बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े लोगों से, जमींदारों से जमीन छीनी गई और जमीन के सीलिंग एक्ट आए। बागड़ा में 43 बीघा से फालतू पर जमीन नहीं रखेगा, ये एक्ट आया। 43 बीघे से ऊपर की सारी जमीन गरीबों में बांटी गई, सामान्य किसान में बांटी गई। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हजारों एकड़ जमीन एक कंपनी लेगी, कंपनी और किसान के बीच दावा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि इस दावे का निपटारा एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर करेंगे। कोर्ट कोई दावा सुनवाई नहीं करेगी। कोर्ट को बाहर निकालने का मतलब एसडीएम और कलेक्टर सरकार के टूल हैं, सरकार के औजार हैं, वो वही काम करेंगे जो सरकार करेगी। सरकार पूंजीपति के पक्ष में होगी तो किसान की सुनवाई कौन करेगा? इसलिए बिजली के बढ़े हुए दाम का सवाल आया। मैंने फरवरी की विधानसभा और मार्च की विधानसभा में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री को कहा था कि बिजली अगर तुम तो राजस्थान में बिजली के खिलाफ आंदोलन होगा। मैं कहना चाहता हूं आप तमाम साथियों को, गहलोत साहब के साथ मेरी इस बात की दोस्ती है कि उन्होंने सरकार बचाने का काम किया और मैंने सरकार नई गिनती देने का काम किया। चुनी हुई सरकार को अपदस्थ होने से बचाया है। आपका गर्दन कलम से अगर गहलोत साहब भी काटेंगे तो गहलोत साहब का मुद्दे पर विरोध करने का वादा आपका राजस्थान की विधानसभा में गहलोत साहब को अभी भी मैं 4 दिन पहले ज्ञापन देके आया कि बिजली के बढ़े हुए दाम वापस नहीं दिया। साथियों, ये घरेलू बिजली के दाम 3.5-4 करोड़ लोग हैं। एक जोरदार मूवमेंट, जैसे साथी सुरजीत कह रहे थे, विधानसभा में बिजली के बढ़े हुए दाम पर आपका बलवान जिस मजबूती के साथ बोला और कोई विधायक नहीं बोला। इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे, जनता को शोषण से बचाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं सारे सरपंच जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मैंने पंचायत राज के चुनाव से पहले भी एक विश्वास दिलाया था, मैं आज फिर विश्वास दिला रहा हूं। आप तो गांव में जनता की सेवा कीजिए, उसका आया हुआ सामान उस जनता तक पहुंचाइए। राजस्थान से सामान ला के देना राजस्थान की सरकार को गया था। मैं कहना चाहता हूं, जो लूट खसोट की राजनीति तहसील में थी, की राजनीति को पीछे ढकेलते हुए जनता के मुद्दों पर अगर किसी ने सम्मेलन बुलाया, किसी बंद में आयोजन के लिए अगर किसी ने बुलाया, तो ये आपके भाजपा के विधायक को सौभाग्य मिला। बाकी तो लोग इकट्ठे हो रहे, कुछ विधायक भाषण भी देके आ जाएंगे, कुछ विधायक चले जाएंगे, लेकिन मैं स्पेशल जयपुर से 25 तारीख के इस कार्यक्रम के लिए आपके बीच आ रहा हूं, क्योंकि जिस दिन अध्यादेश आया था, जिस दिन लोकसभा में पेश हुआ था, राजस्थान की विधानसभा के आगे बैठ करके धरना लगाने वाला आपका बलवान था, और लोग नहीं। मैं इस राजस्थान के किसान से और नौजवान से आह्वान करना चाहता हूं, हिंदुस्तान का किसान जाग उठा। पंजाब और मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का किसान और राजस्थान का किसान मिलकर के दिल्ली को घेरेगा। चाहते अगर आपको इस बात का खुमार है कि कानून हमने बना दिए, इनको बदलेंगे नहीं, तो आज से हम चैलेंज करना चाहते हैं मोदी जी सरकार को, आपको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण में आप पैर छोड़ कर दे भागे थे, उसी तरीके से इन तीनों कार्य कानूनों में आप पैर छोड़ के भागेंगे। ये कानून आपको वापस लेने मांग कर रहा था, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, फसलों के 1.5 गुना दाम दो, किसान मांग कर रहा था, हमारा एक एक दाना तोड़ लो। बेईमानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसान की मंडी को तोड़ने चल पड़े। साथियों, कोई भाजपा का कार्यकर्ता, कोई अंधभक्त आपको ये बात कहे कि साहब इससे किसान को फायदा होगा, तो उसको ये कह देना कि तुम्हारे मोदी जी, तुम्हारी बीजेपी, तुम्हारी आरएसएस, तुम्हारे सारे लोग इसके प्रचार में पहले क्यों नहीं लगे रहे? तुम कोरोना में कैसे लेके आए? तुम जनता के बीच ये अध्यादेश लेकर के जाते, ये कानून की किताब लेके जाते, लोगों से पूछते कि देखो आपके भाग को बदलेंगे, इसलिए हम कानून लेके आते, तुम्हारी खुशियां जनता उड़ा देती। ये कार्य कानून जब तक वापिस नहीं लेंगे तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। मैं तमाम
जनप्रतिनिधि साथियों से, सब तमाम आए हुए किसान साथियों से, मेरे कार्यकर्ता साथियों से, अखिल भारतीय किसान सभा के एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आप बहुत मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ें। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने आज तक ऐसे किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया जिस आंदोलन में अनुशासन नहीं रहा हो, और आज तक आपका बलवान कभी कोई आंदोलन हारा नहीं है। लड़ाई लंबी चल सकती है, लड़ाई एक दिन की नहीं, लड़ाई एक क्षेत्र की नहीं, लड़ाई एक तहसील की नहीं, ये देश भर के किसान की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं देश भर की नहीं, ये बड़े कॉर्पोरेट, बड़े पूंजीपति के खिलाफ दुनिया भर के मेहनतकश लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई को मजदूर और किसान मिलकर के लड़ेंगे। व्यापारी इस लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहेगा, क्योंकि एक तरफ आपकी मंडी पर हमला है, दूसरी तरफ आपके खुदरा मार्केट पर हमला। आप इन चीजों को गंभीरता से लेते हुए अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों से, अपने सारे मित्र बंधुओं से इस राजनीति को मजबूत करेंगे जो विरोध के साथ साथ सकारात्मक राजनीति, जनता के मुद्दों की राजनीति को आगे बढ़ाए। ये जनता की राजनीति को, जनता के मुद्दे की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम आपके बलवान ने किया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे विधायक बने हुए 22 माह हुए, मैंने 93 करोड़ रुपए सिद्धमुख नहर और अमर सिंह बनारस के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत करवाए। दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि 125 करोड़ रुपए पेयजल के लिए हमारी तहसील के अंदर स्वीकृत योजनाएं आई और योजनाएं आने वाली, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे सरपंच साथी, मेरे जनप्रतिनिधि साथी, सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जो आपके हिस्से में चीज आएगी। कुछ लोग परसों कलेक्टर के पास गए थे ये कहने के लिए कि भाजपा के विधायक भेदभाव कर रहे हैं। नहीं साथियों, मेरे पास 56 पंचायतें, 56 पंचायतों के लोगों ने और शहर के लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना। मैं भेदभाव किस लिए नहीं करता, मुझे किसी से कोई कमीशन की चाह नहीं है। मैं एक एक सरपंच को, एक एक साथी को और एक एक दल के कार्यकर्ता के किए हुए मांग पत्र पर गौर करते हुए उनको बना के कह रहा हूं, ये 30 लाख का 35 लाख का काम है, ये काम कंप्लीट कर फिर अगली पंचायत में आगे घुसूंगा। सबके सब लोगों को आश्वस्त कर देना मेरी तरफ से, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष महोदय और 7 पंचायतों के सरपंच आए हुए सबको आश्वस्त कर देना, बलवान पुनिया भेदभाव की राजनीति नहीं करेगा और नहीं हमारा किसान सभा का कार्यकर्ता ऐसे सोच सकता, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं, जनता के मुद्दों पर मजबूती से लड़ेंगे और जनता को जिताने का काम करेंगे। आज फसल